इस वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इरोडोव के क्वेश्चन आने वाले टाइम में सॉल्व किया जाएगा। कुछ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वे सभी क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया जाएगा बहुत जल्द, और उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के सिलेबस में, वे सभी क्वेश्चन हम लोग आई इरोडोव से बना लेंगे। देखिए पाथफाइंडर के क्वेश्चन में 2 में क्या कहा जा रहा है। यू आर in a paddle boat that is floating alongside a wooden block in a river. You are asked to perform following 3 experiments. First में दिया हुआ है row your boat 20 meter downstream ahead of the wooden block. Second में दिया हुआ है row your boat upstream to go 20 meter away from the wooden block. और थर्ड में दिया हुआ है row your boat to move along the stream together with the block and simultaneously shift 20 meter towards the bank. Okay. In all these experiments, you row your boat at a constant speed relative to water, expending energy E1, E2 and E3 respectively. Which of the following statement is correct? इस क्वेश्चन में समझिए क्या कहा जा रहा है कि एक बहते हुए पानी में आपको एक बोट दे दिया गया, पैडल बोट दे दिया गया, मतलब आप पैर से उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डाउन स्ट्रीम जाना है, फिर अप स्ट्रीम जाना है एंड फिर परपेंडिकुलर टू द फ्लो जाना है। किस केस में ज़्यादा आपको एनर्जी वेस्ट करना होगा मूव करने के लिए? एक बात समझिए, आपको कितना एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, आपको कितना एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, ये आपके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, आपके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर तो डिपेंड नहीं ही करेगा। आप कितना वर्क करोगे, कितना एनर्जी इन्वेस्ट करोगे परफॉर्म करने के लिए वर्क, ये आप पे डिपेंड करेगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप एक चलते हुए ट्रेन में, ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में हैं, ट्रेन चल रही है। आप एक बार ट्रेन के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं 5 मीटर, एक बार ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं 5 मीटर, और एक बार ट्रेन जिधर चल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 मीटर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट समझिए कि हर एक केस में आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन रुका हुआ है या ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रुके हुए हैं, ठीक है। और जब आप ट्रेन पे ट्रेवल कीजिएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेन के रिस्पेक्ट में हर बार वही होगा। तो आपको तीनों ही केस में बराबर बराबर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट समझ रहे 5 मीटर ट्रेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो ट्रेन से कूद जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब एक सोचने के लिए मैंने कहा है कि ट्रेन यदि मूव कर रहा है, ठीक है, और एक बार ट्रेन के डायरेक्शन में आपको चलना है तो भी आपको 5 मीटर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है ट्रेन के डायरेक्शन में आप चल रहे तो 2 ही मीटर में 5 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में यदि चलना है तो भी आपको 5 मीटर ही चलना पड़ेगा। ट्रेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना है तो भी आपको 5 मीटर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। और आप यदि रुके रहिएगा तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में ही रहिएगा, आप फिर चलने में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी एक जगह से, दिल्ली से बनारस आप जा रहे हैं ट्रेन से, ठीक है। तो आप दिल्ली में यदि बैठते हैं और बनारस में उतरते हैं तो इसमें आपने वर्क नहीं किया है, ट्रेन ने वर्क किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी वेस्ट होता है वो ट्रेन करता है। इसमें इसका आंसर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ये नहीं करेगा। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए। आप खुद भी इस पर समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये समझिए आप इस पॉइंट को, इस पे थोड़ा सोचिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूँ। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि E1 = E2 = E3 होगा, कैसे होगा ये भी समझा दिया है, लेकिन आपको इस पे सोचना है कि ये जो मैंने बताया है वो स्टेटमेंट किस तरीके से सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम लोग। 2 men मूव आइडेंटिकल हैवी बॉक्सेज थ्रू इक्वल डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर एज सोन। फिगर दिया हुआ है, दोनों केस में एक में पुल किया जा रहा है, एक बार में पुश किया जा रहा है। द फर्स्ट मैन पुशिंग व्हाइल द सेकेंड इज पुलिंग द बॉक्स विथ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स दोनों ही केस में लगाया जा रहा है। बोथ द मैन डिलीवर्ड इक्वल पावर
ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है बोथ द मैन डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। थर्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट मैन डज मोर वर्क दैन द सेकेंड डज। फोर्थ स्टेटमेंट है फर्स्ट मैन डिलीवर मोर पावर दैन द सेकेंड वन। फिफ्थ स्टेटमेंट है सेकेंड मैन डिलीवर मोर पावर दैन द फर्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेटमेंट। देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक बात तो दोनों ही केस में पक्का है कि जब इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो आप पुल करें या पुश करें, ठीक है। दोनों ही केस में आप जो फोर्स लगाओगे along द डिस्प्लेसमेंट वो F cos थीटा होगा और along द डिस्प्लेसमेंट ही लग रहा है। इसका मतलब W1 इक्वल्स टू W2 हो गया। वर्क डन दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों बराबर वर्क परफॉर्म करेगा। अब पावर कौन डिलीवर करेगा ज़्यादा ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फोर्स लगा रहा है, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे F cos थीटा होगा, F cos थीटा होगा। इधर फ्रिक्शन लगेगा भाई, F cos थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ma, ठीक है। तो जिसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेलोसिटी रीच करेगा, मतलब वो ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा जिसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो F cos थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल दैट इज इक्वल्स टू ma। तो अब यहाँ से पता चल गया जिसका नॉर्मल कम होगा उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल किसका कम होगा ये देख लेते हैं। नॉर्मल जिसका कम होगा वो ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा, जिसका नॉर्मल ज़्यादा होगा वो कम पावर डिलीवर करेगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मल किसका कम है ये देख लेते हैं। तो इस केस में देखिए, इस केस में F जिस केस में पुश कर रहा है इसमें डाउनवर्ड लगेगा F cos थीटा, ये तो समझ रहे होंगे। जब ये पुश किया जा रहा है, जब इस ब्लॉक को पुश किया जा रहा है तो फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, तो F cos थीटा नीचे, F sin थीटा नीचे हो गया, ये F sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। F ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। नॉर्मल ऊपर लग रहा है भाई और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो इस केस में नॉर्मल का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस F के बराबर, mg प्लस F sin थीटा के बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, mg प्लस F sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा, फर्स्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड केस में नॉर्मल ऊपर, नीचे mg और F sin थीटा नॉर्मल के डायरेक्शन में लगेगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, नॉर्मल इक्वल्स टू हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा। इसको n2 कर देते हैं, है ना। इसमें n2, इसमें n1, ये हो गया n1। तो कौन ज़्यादा है, n1 ज़्यादा है। तो जिसका नॉर्मल ज़्यादा होगा उसका एक्सेलेरेशन कम होगा और एक्सेलेरेशन कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो पावर कम होगा। मतलब फर्स्ट केस में पावर कम डिलीवर होगा, सेकेंड केस में पावर ज़्यादा डिलीवर होगा, ठीक है। तो P2 जो होगा ग्रेटर देन होगा P1 से। सेकेंड पर्सन ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा फर्स्ट पर्सन के कंपेरिजन में। तो कौन सा इसका स्टेटमेंट सही हो गया, बोथ द मैन डिलीवर इक्वल पावर, ये गलत है। बोथ द मैन डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, ये सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट मैन डज मोर वर्क, ये गलत है। फर्स्ट मैन डिलीवर मोर पावर देन सेकेंड वन, ये गलत है। सेकेंड मैन डिलीवर मोर पावर देन फर्स्ट वन। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन सही है।